नमस्कार, मैं हूं मेघना। मुंबई टुडे में आपका स्वागत है। चेंबूर विधानसभा क्षेत्र से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी दीपक भाऊ निकालजे भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य सहयोगी दलों का साथ मिलने के बाद अपनी जीत को लेकर काफी विश्वास में दिखाई दे रहे हैं। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, काफिले एक दिन उनके साथ चलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेंबूर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के युति के सशक्त प्रत्याशी दीपक भाऊ निकालजे से। जिस समय उन्होंने नामांकन भरा था उस वक्त ये एहसास नहीं था उनको कि एक गठबंधन टूटेगा, लेकिन उन्होंने अपने हौसला, अपने विश्वास के साथ पर्चा दाखिल किया और उसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला। आज वो हमारे बीच एक बार फिर से बात करने के लिए उपस्थित में। मैं जानना चाहता हूं दीपक भाऊ कि शिवसेना, जिसको आप विश्वास मानते हैं कि पार्टी साथ में आएगी, लेकिन अब जबकि शिवसेना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने आपका साथ दिया, कैसा महसूस करते हैं? नहीं, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी है, स्वाभिमानी संगठन है और महादेव जानकर की पार्टी है और यहाँ का जो माहौल काफ़ी अच्छा है और साथ में बीजेपी है। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो चेंबूर के लिए कि लोगों को कुछ चेंज चाहिए। पहले के जो लोगों ने काम नहीं किया, अब लोगों को लगता है कि अब एक समय आया है कि चेंबूर का विकास होने के लिए, और इस तरीके से सारे लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह ज़्यादा है। सारे बीजेपी के सारे लोग मिल रहे हैं। उन्होंने मुंबई टुडे से बातचीत के दौरान कहा, जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित ही उनकी जीत होगी। आपको तरह तरह से लोग पार्टियां समर्थन दे रहे हैं, आपके कार्यकर्ता, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, रिपब्लिकन, कई छोटे छोटे संगठन, सामाजिक संगठन दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, आपको घर घर जा रहे हैं, किस तरह का प्रसाद आपको मिल रहा है? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। सब लोग की एक इच्छा है कि अब की बार भाऊ अब सरकार में होंगे, तो अच्छा लग रहा है। लोग बोलते भी हैं तो अच्छा लगता है। दीपक भाई, बहुत अच्छा इस समय चुनाव जा रहा है। इस दौरान एक खबर आई कि रिपब्लिकन पार्टी यहाँ इस क्षेत्र में कोई फूट जैसी स्थिति पैदा हुई है, क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैंने अभी सुना है थोड़ी देर पहले कि रिपब्लिकन पार्टी के अर्जुन डांगले साहब जी हैं जो शायद ऐसे है, तो अभी शिवसेना भी हेल्प कर रही है, कि शिवसेना भी समर्थन दे रही है, ऐसा मैंने सुना है। अभी मुझे इतना पता नहीं है, फिर भी अगर ये चीज़ होती है तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। और फिर भी देखते, अभी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, अभी पता होने के बाद ही सब कुछ मालूम पड़ेगा। दीपक बाबू, क्षेत्र में जहां भी जाते हैं इस समय चारों तरफ एक ही मांग है। अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी की पहली सीट ऐसा लग रहा है जिसको भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन है, सभी सामाजिक सोशल कि ये सीट निकल सकती, चारों तरफ आपको प्रसाद मिल रहा है, तो ऐसे में कैसे अपने आप को महसूस कर रहा है? नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसे लग रहा है कि हम लोग 101% के 100,000% हम लोग ये सीट निकल दिए और हम लोग चुनाव जीत गए, ऐसा फील हो रहा है लोगों का इस उत्साह देख के। भाव, क्या अपेक्षा करते हैं, जनता से क्या अपेक्षा करते हैं इस बार? नहीं, जनता से क्या अपेक्षा करूँगा, जनता को तो मैं अपना आशीर्वाद ही मांगूंगा। और वही झोपड़पट्टी, वही पानी की व्यवस्था, इस बार आप क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे क्षेत्रीय जनता? मैं जनता से यही अपील करूँगा कि इस बार जनता ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कैंडिडेट को, यानी कि मुझे चुन के लाए, उनकी सारी समस्या का हल मैं निकालूंगा। और सभी प्रॉब्लम है यहाँ पे, स्लम की प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे डंपिंग यार्ड की प्रॉब्लम है, तो सारे प्रॉब्लम हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ दीपक भाऊ निकालजे, जिन्होंने कहा अगर जनता हमको अच्छी तरह से विश्वास में लेकर हमको विजयी बनाती है तो निश्चित यहाँ की समस्याओं को तो दूर करेंगे ही, बल्कि चेंबूर को विकास के क्षेत्र की ओर ले जाएंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि रोशनी खुद ही मिटा देती है अंधेरी का वजूद, तुम चिराग जलाओ तो सही। विनय पाठक, मुंबई टुडे के लिए, कैमरामैन विवेक के साथ। चेंबूर विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इस समस्याओं को लेकर लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है।
कहने को तो मुंबई सपनों की नगरी है, लेकिन ये सपने कैसे हैं इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। सपनों को हकीकत में चरकार्थ होते शायद कोई बिरला ही देखता होगा। मुंबई के चेंबूर इलाके में पड़ने वाला भक्ति पार्क, जो आईमैक्स के नाम से भी मशहूर है, इस क्षेत्र में MMRDA की बिल्डिंगें हैं, जहां पर लोगों को रैन बसेरा स्थापित करने के लिए दिया गया है। जब इनके झोपड़ों से हटाकर यहां बसाया गया तो उनको आश्वासन दिया गया कि बिजली, पानी, यातायात की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इस वादे के ठीक उल्टा ही यहां के रहवासियों के साथ अभी तक हुआ है। लगभग 2 वर्ष बीत जा गए हैं। यहाँ के रहवासियों को गंदगी से निजात दिलाने में MMRDA प्रशासन अभी तक नाकाम साबित हुआ है। बच्चों की पढ़ाई की समस्या यातायात की वजह से हो रही है। यहाँ आने जाने के लिए मात्र 59 नंबर की बस है। इसके अलावा सड़कों पर स्ट्रीट लाइन नहीं है। चारों तरफ व्याप्त गंदगी से लोगों का जीना दुश्वार है। बढ़ती गर्मी से इस गंदगी से बीमारियां भी फैल रही हैं। लोगों में गुस्सा फूट रहा है। आइए दिखाते हैं और सुनवाते हैं यहाँ के लोगों की दर्द दास्तां। संडास के पेट सारा फूटा है, सब पानी मेरे अंदर जाता है। मच्छर कितना काटते हैं, बच्चे लोग को किधर हॉस्पिटल लेके जा। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं, कितनी गंदगी में आते हैं। कार का लाइट नहीं है, यहाँ चोरी होते हैं और क्या क्या होते हैं क्या बताने का। यहाँ पे बहुत सारे तकलीफ है। बिल्डिंग के पीछे, सब बिल्डिंग के पीछे है गंदगी। और कितना कंप्लेंट गया, वो लोग MMRDA वाले कोई आता ही नहीं है। हम लोग पैसे से साफ कराने का पैसा दे रहे हैं। हम लोग सब पूरा आता है, वो पीने का नहीं होता है पानी, साफ नहीं होता है पानी। उधर कितने मच्छर काटते हैं। बीमारी पड़ेगा तो जाएगा किधर, बस आते क्या, एक टैक्सी वाला आते क्या। फिर तो बहुत हम लोग को परेशानी, जून आएगा तो 2 साल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आके। जाने आने से जितना परेशानी हुआ कोई बात ही नहीं है। जैसे कि किसी इंसानों को किसी कचरे और कूड़े में फेंक दिया जाता है, इस तरीके से हम लोगों को इस कचरे और कूड़े में फेंक दिया गया है। यहाँ पर ना तो लाइट की समस्या, सिर्फ 4 महीने तक के पूरी लाइट जल रही थी, उसके बाद यहाँ पर ब्लैक आउट चल रहा है। और दूसरी बात, ना बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड है, ना कोई गार्डन है, और इतनी गंदगी है कि हम लोग तो ये समझते हैं कि किसी गटर से, किसी नट से कम नहीं है। नहीं आता भाई, जो 1 घंटा 2 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, जो बाजी बीजी लेके। यहाँ बाजी का तो कुछ ये नहीं है। उधर से उधर हम लोग का दादर, नहीं कोलीवाड़ा, किधर किधर जाके लेके आता है। फिर भी 1-2 घंटा उधर खड़ा रहना पड़ता है, छोटा बच्चा लोग को रख के। टैक्सी वाला नहीं आता है, और आएगा तो 50 उधर छोड़ेगा, इधर छोड़ेगा बोलते हैं, और 50-40 ऐसा लेते हैं। रोज हम लोग गरीब है, रोज जाके लेके आना पड़ेगा। जो हम लोग पीने का पानी, हम लोग को पीने का पानी और कोई नहीं पिएगा। इतना वो संडास का पानी और छू छू के उसमें जाता है, पीने का पानी में जाता है। कितना उसमें बच्चे लोग को बीमार गिरता है। और वो बीमार में हॉस्पिटल जाने के लिए भी, यहाँ से हार्ट अटैक किसको आएगा तो भी हॉस्पिटल लेके जाने तक वो इंसान को हो जाएगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए मुंबई टुडे। महाराष्ट्राच्या युवकांवर अन्याय आहे असं मुंबईकरांना ते एक चांगलं उद्यान बनवून द्यावं. देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सुस्वागतम, वेलकम टू आवर न्यू शोरूम। आपका चॉइस, हमारा कलेक्शन, फैशन पॉइंट। फैशन पॉइंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं फैशनेबल एंड सिंपल क्लोथ। हमारे यहाँ जेंट्स के लिए शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, फॉर्मल्स एंड ट्राउजर्स।
लेडीज के लिए है जीन्स, टॉप, टी शर्ट, शर्ट एंड कुर्तीज एंड ड्रेसेस। बच्चों के लिए बॉयज एंड गर्ल्स ऑल कलेक्शन। हमारा पता है फैशन पॉइंट नियर होली मैदान, धारावी, कोलीवाड़ा, मेन रोड, मुंबई 17। हमारा मोबाइल नंबर है 9819341552। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। अब हम आपको दिखाएंगे धारावी विधानसभा क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी दिव्या ढोले से मुंबई टुडे ने की खास बातचीत। भारतीय जनता पार्टी से धारावी विधानसभा चुनाव के मैदान में थी दिव्या ढोले से आज मुंबई टुडे की खास बातचीत कि किस तरह से उन्होंने इस धारावी को अपने राजनीति में आपको जोड़ा है। मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह से वो इस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं और किस तरह से उन्होंने यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी। दिव्या जी, सबसे पहले आपके धारावी के लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप कर्मचारी आया। देखिए, धारावी में हम 15 अगस्त से मैं आई हूँ और जब से मैं घूमना चालू किया है धारावी में, तब से ये महसूस हुआ है कि धारावी में समस्या ही समस्या है। यहाँ पे निवारण हो रहा है या नहीं है मुझे पता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली या दुर्भाग्यवश यहाँ बीजेपी का एक भी कैंडिडेट रहा नहीं है, ना नगर सेवक पद के लिए रहा है, ना विधायक के लिए रहा है, ना सांसद के लिए रहा है। तो अब जबकि हमको हमारी बारी आई हुई है तो हम काफ़ी प्रोसेस ओरिएंटेड काम करते हैं। इसलिए जिस दिन से मैं आई हूँ हमने पहले तो पूरा धारावी में घूमने का काम किया है। हर वार्ड में हम गए हैं, 175 से लेके 180 वार्ड तक हम घूमे हैं। उसमें ये हमको महसूस हुआ है कि यहाँ गटर तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। गटर ओवरफ्लो हो रहे हैं क्योंकि ड्रेनेज फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आप जो बोलते हो ये काफ़ी हद तक बहुत बढ़ गई है। इसकी वजह से ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, टॉयलेट्स बन नहीं सकते हैं, वो एक मेजर प्रॉब्लम है। सेकेंडली यहाँ मच्छर का प्रॉब्लम है। अगर गटर भरते हैं तो मच्छर बहुत हो जाते हैं। मच्छर है तो बीमारी है। बीमारी दूसरे वजह से भी है कि यहाँ पे जो पीने का पानी आ रहा है, मुझे काफ़ी बोला गया है कि 10-15 मिनट जो सुबह पानी आता है वो पीला आता है, कभी गंदगी आती है और उसके बाद थोड़ा बहुत अच्छा पानी आने लगता है। तो पीने की पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे टॉयलेट की समस्या तो बहुत ही भयानक है क्योंकि 1,500 लोगों के पीछे आपको 6 या 12 टॉयलेट्स मिल जाते हैं। वो 12 में भी 6 महिलाओं के लिए होंगी और 6 पुरुषों के लिए होंगी। और उसकी साफ़ सफाई का भी प्रॉब्लम है। यानी अगर आप वहाँ से पास भी होते हो तो इतना उसमें स्टिंक्ट आता है कि लोग जो वहाँ रहते हैं उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती रहेगी। अच्छा, ये तो इसके बियॉन्ड दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम है कि महिलाएं जब उनको टॉयलेट के लिए अवेलेबिलिटी नहीं मिलती तो जब भी सुबह उठते हैं और नैसर्गिक विधि के लिए जाना होता है तो बट ऑब्वियस है कि उनको वहाँ पे जगह मिलती नहीं होगी। और उसके कारण ये होता है कि उनको अपनी जब नैसर्गिक विधि कंट्रोल करनी होती है तब इतनी शरीर को यातनाएं होती होगी। वो महिलाओं को भी होती होगी, पुरुषों को भी होती होगी। मेरा ये विषय पुरुषों के साथ नहीं है, लेकिन महिलाओं के ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मेरे ख्याल से काफ़ी सारे जो पहले वाले सर्वेज हुए हैं ये वहाँ ऐसे बोला गया है कि 4,000 केसेस दिन के रजिस्टर होते हैं धारावी में। 4,000 केसेस विच इज़ हमको तो ये एक एक प्रॉब्लम अगर लेके हमको सॉल्व करना पड़ेगा तो इसकी जड़ मुझे ऐसे लगता है कि इसकी जड़ ऐसे होगी कि हमको धारावी का विकास एक बड़े लैंडस्केप पे देखना पड़ेगा। दिव्या जी, आप किन किन क्षेत्रों में गई हैं चुनाव में लड़ने से पूर्व, इससे पहले जो प्रतियोगिता रही है? धारावी के यानी सभी क्षेत्रों में मैं जाके आई हूँ। कुम्हारवाड़ा में क्या देखने को मिला? देखिए, कुम्हारवाड़ा में मैं जब गई तो एक अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि बचपन से सुनते आई थी मैं कुम्हारवाड़ा। और जब कुम्हारवाड़ा में मैं घूमी तो वहाँ की महिलाएं तो पहले आई और मुझे उन्होंने बोला कि मैडम आप हमारे गटर का कुछ करो। अब मेरी दुविधा ये थी कि मैंने उनको फिर पूछा कि आपके नगर सेवक कौन है। जब नगर सेवक हमारे बीजेपी के नहीं है तो मैंने कहा ये गटर की समस्या तो आपके नगर सेवक ने रिजॉल्व करनी चाहिए।
ये भाजपा है तो हम तो सुनने के लिए आए आपकी समस्या, लेकिन इसका निवारण हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ पावर आ सके और हम कुछ कर सके। लेकिन अभी की सिचुएशन में आप सभी लोगों ने आपके नगर सेवक के पास जाना चाहिए। दूसरा मुद्दा वहाँ वापस टॉयलेट का ही था, टॉयलेट की समस्या वहाँ से भी मुझे सुनाई दी। तीसरा बड़ा मुद्दा ये था कि जो कुम्हारवाड़ा में भट्टियाँ जलती है। अब कुम्हारवाड़ा मेरे ख्याल से एशिया में सबसे बड़ा कुम्हारवाड़ा अगर कहीं हो तो वो धारावी में है, और वहाँ पे ऐसी परिस्थिति है कि गली गली में वहाँ वाड़ी होती है, 1 2 3 4 5 6 सभी वाड़ियाँ हैं, और हर एक वाड़ी में अगर आप एंटर करो तो 25 30 40 ऐसे भट्टियाँ है। तो दोनों बाजू में घर होते हैं और बीच में आपकी भट्टी होती है, और दोनों घर और भट्टी के बीच में 4 या 5 फीट का ही अंतर होता है। तो आप इमेजिन करें कि जब भट्टी जलती है तो उसके जो फ्लेम्स आते रहेंगे तो घर के अंदर भी जाते हैं, सब गर्म टेम्परेचर होता रहेगा। वहाँ पे ऑक्सीजन इतना दुर्मिळ मुझे लगता है कि उधर अंदर भी जो लोग काम करते हैं पूरा कुम्हारवाड़ा में बर्तन बनाने का, अर्दन पॉट्स बनाने का, उनके लिए सनलाइट अंदर आना ये भी बहुत दुर्मिल बात है। अभी आप इमेजिन करें अगर कोई सुबह से लेकर रात तक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठा है जहाँ पे सनलाइट ही नहीं आ रही है, तो विटामिन डी की कितनी डिफिशियंसी हो जाएगी। क्योंकि विटामिन डी की डिफिशियंसी जब मुझे हुई थी तो मुझे 3 महीने घर पे बैठना पड़ा था टू रिवाइव इट, क्योंकि मुझे एक्सपोजर नहीं मिल रहा था सनलाइट के लिए। हम ऑफिस में जब बैठते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं IBM से आई हूँ, IBM में मैं रीजनल मैनेजर थी, वहाँ से रिज़ाइन करके मैं अभी धारावी के लिए काम कर रही हूँ। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जब हम रहते हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं मिलती तो लोगों को डेफिशिएंसी आएगी और डिसीज़ जल्दी होने की संभावना होती है। उससे दूसरा हटके बड़ा प्रॉब्लम जो ऐसा है कि जो भट्टियाँ जलती है उससे जो धुआं उठता है उससे बहुत सारे लोगों को वहाँ पे दमे की शिकायत हो रही है। अब ये धुआं आप इमेजिन करें कि एक साथ अगर 25 भट्टियाँ जल रही है पूरे कुम्हारवाड़ा में, हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी। हम जैसे लोग अगर वहाँ जाके खड़े भी रहे तो 5 मिनट भी हम खड़े नहीं रह सकते, हमको रुमाल लेना पड़ता है। और ये लोग तो सालों साल मेरे ख्याल से अभी 100 साल तो हुए रहेंगे कुम्हारवाड़ा होके, और उनकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं है। जब हम बोलते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी हमारी धारावी है, वो तो स्लम बोलते हैं, लेकिन मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि ये जो लेबलिंग है धारावी इज एशियाज लार्जेस्ट स्लम एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्लम, इसको ही हमको इरेज करना है। और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो लेबलिंग चल रही है धारावी इज एशियाज लार्जेस्ट स्लम, इसको हमको हटा के धारावी एक अच्छी टाउनशिप बने within Mumbai. It has to be an integrated part of Mumbai and it has to stand out in the world as a place which has lot of small scale industries running into its own domain. मैडम, आपने शायद इस धारावी के लिए महानगर गैस का भी प्रावधान किया था, उसके बारे में? राइट, अभी कुम्हारवाड़ा में मैं जब घूम के आई तो मैं बहुत संवेदनशील दृष्टि से सारा देखती हूँ। जब ये परेशानी मैंने देखी कि अगर मैं यहाँ पे खड़ी नहीं रह सकती और ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और ये भट्टी कितने दिन जलेगी, और अगर ये जलती है धुआं फेंकती है तो सभी को इसकी तकलीफ होने वाली है। तो जब मैं वापस वहाँ से आई तो मैं सोच रही थी कि मैं इनके लिए क्या करूँ, इंस्टेंटली क्या कर सकती हूँ। तो ऐसे मुझे ही ऐसे लगा कि महानगर पाइप गैस अगर हम यहाँ लाते हैं और भट्टियों में अगर हम गैस से भट्टी जलाते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रदूषण का लेवल भी कम हो जाएगा, और जो धुआं बाहर फेंका जाता है और उससे जो दमे की शिकायत हो रही है, बाकी सारे डिसीज़ेस को वो ग्रोथ दे रही है, तो वो कम हो जाएगी। तो ये प्रयास से मैंने महानगर गैस को अप्रोच किया, और महानगर गैस के साथ जब बात हो रही थी तो फिर मैंने कहा कि अगर हम कुम्हारवाड़ा का विषय कर रहे हैं तो धारावी में मुझे ऐसी जानकारी मिली कि महानगर पाइप गैस कभी आया ही नहीं है, और धारावी में काफ़ी सारे बिल्डिंग्स है, SRA की बिल्डिंग्स है, और लोगों का आर्थिक स्तर वहाँ पे थोड़ा अच्छा है। तो मैंने उनसे डिस्कशन किया कि सर क्या ये पॉसिबल है कि हम बिल्डिंग्स के लिए भी ला सकते हैं। तो उन्होंने बोला दिव्या जी आप अच्छा काम कर रहे हो, ये हमारे भी मन में था कि धारावी के कुम्हारवाड़ा जो पोल्यूशन थ्रो करता है उसको हम कंट्रोल करें, धारावी में पाइप गैस ला के दें। क्योंकि ऐसा भी था कि 2 महीने पहले जब हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी
जो हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि हमारा ये लक्ष्य रहेगा अभी कि 7.5 लाख कनेक्शंस हम और दें, और उसी में मैंने सोचा कि अगर कनेक्शंस ही देना है तो धारावी के लिए क्यों ना ये प्रयास किया जाए। तो उस एंगल से जब हमने रिक्विजिशन प्रपोजल दिया महानगर गैस के पास, तो महानगर गैस ने हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड विद इन अ वीक उन्होंने सर्वे चालू किया, धारावी का सर्वे चालू किया कि ये फिजिबल है कि नहीं, क्योंकि हमको कलानगर से यहाँ पे पाइप गैस की लाइन लानी पड़ेगी। तो हम बहुत फॉर्चुनेट थे कि वो सर्वे सक्सेसफुल हुआ और उसको अप्रूवल भी मिल गया। और जब वो कुम्हारवाड़ा में आया तो मैं बार बार उनको पूछने लगी कि सर मैं पहले आप कुम्हारवाड़ा के लिए बोलिए, क्योंकि 90 फीट रोड पे तो पाइप गैस आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्वे का जो रिपोर्ट आया उसमें ऐसे हुआ कि उन्होंने कहा एक तो कुम्हारवाड़ा में पाइप घुमाने के लिए मैडम जगह नहीं है, अगर मैं अंदर भी लेके जाता हूँ पाइप तो जो आड़े टेढ़े रास्ते हैं उसमें पाइप जाएगा नहीं। सेकेंडली बहुत क्रूशियल जो उन्होंने बताया वो था कि अगर पाइप गैस लीक हो गया तो वहाँ अंदर जाने के लिए फायर ब्रिगेड के लिए जगह नहीं है, तो हमको कोई भी हालत में फायर ब्रिगेड की एनओसी मिलेगी नहीं। तो ये दो चीज़ें जो थी उसकी वजह से कुम्हारवाड़ा में भले मुझे लगा कि हम कुछ कर पाए, लेकिन फिजिबिलिटी ही नहीं मिल रही है। महानगर गैस भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिजिबिलिटी नहीं मिलने के कारण हम अभी होल्ड पे चले गए हैं। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे जब धारावी का पूरा प्लान हम डेवलपमेंट के लिए लाए तो उसमें कुम्हारवाड़ा को आपने बताया कि गंदगी झोपड़पट्टी की जो सबसे बड़ी, इसके साथ ही झोपड़पट्टी कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, तमाम तरह की विवाद चलते रहे, आंदोलन चलते रहे, इसके बारे में क्या जानते? धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर्म की गई थी और इस अथॉरिटी के माध्यम से यहाँ पे 5 सेक्टर प्लान बनाया गया, जिसमें से 1 सेक्टर भाड़ा को दिया गया था और 4 सेक्टर के लिए डेवलपर्स को इनवाइट किया गया था। अब मेरी जानकारी ऐसे है कि धारावी की जनसंख्या और धारावी का जो एरिया है, लेआउट एरिया है, वो लेआउट एरिया कुछ 535 एकर्स है, 535 एकर्स है, और उसमें से करीब 20 to 30% ही धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी ने लिया हुआ है डेवलपमेंट के लिए। अब पहले तो मैंने ये सोचा कि 535 में से सिर्फ 20% लैंड पे अगर धारावी के सारे लोगों को स्थापित किया जाने वाला है तो ये कैसे होने वाला है, क्योंकि बाकी के लोग कहाँ जाएंगे फिर। तो ये सेक्टर में ऐसी जानकारी मुझे मिली कि तो धारावी के 6 लाख की आबादी है, 6 लाख से भी ज़्यादा है, और ये जो 5 सेक्टर्स है इसमें सिर्फ 60,000 यानी 60,000 घरों की व्यवस्था होने वाली है। 60,000 घर, ओके, और 6 लाख की आबादी, ये कौन सा प्रोपोर्शन है और ये कौन सा जस्टिस ये लोग देने वाले हैं। इतना बड़ा डिंडोरा पीटा धारावी रीडेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इसके जो फैक्ट्स है उसको अगर आप देखें तो न्याय सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मिलने वाला है, वो प्रोपोर्शन ही मैच नहीं हो रहा है। तो हम जब जस्टिस की बात करते हैं तो धारावी में सिर्फ हम घर देते हैं तो उसमें निवारण नहीं होने वाला है। क्या ऐसा नहीं लगा कि धारावी में घर देने के नाम पे गुमराह किया जा रहा है यहाँ के लोगों? इससे मेरा ये स्पष्ट कहना है कि धारावी में सिर्फ घर दे के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। धारावी में सबसे ज़्यादा स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नाम से धारावी जाना जाता है। हमारा ये विजन रहेगा कि धारावी में हम ना सिर्फ घर दें, लेकिन यहाँ के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से और जो हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है, 5000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स है और 15,000 सिंगल रूम फैक्ट्रीज है, और प्लस कुम्हारवाड़ा भी एक इंडस्ट्री है। ऐसे सब इंडस्ट्रीज को लेके हम इंडस्ट्रियल यूनिट बनाएंगे। और मेरा ये कहना है कि कुम्हारवाड़ा में अगर पोल्यूशन हो रहा है तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स में हॉट चेम्बर्स दे जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल हो और वो रेंट पे दिया जाए, ताकि लोग आए अपना मटेरियल जो भी हो उसको प्रोसेस करें और लेके जाए, तो उससे एक सिस्टम प्लेस में आ जाएगी। थर्डली ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स है, आप टेक्सटाइल लीजिए, लेदर लीजिए, फूड प्रोडक्ट्स लीजिए,
रिसाइकलिंग भी है, तो रिसाइकलिंग तो हम इंडस्ट्रियल यूनिट में दे देंगे, लेकिन जो प्रोसेस्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है जो पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं, अब यहाँ से उठ के वो कहीं और जा रहा है, कोई बीच का ट्रेडर है वो जाके कहीं और दे रहा है, तो धारावी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक डायरेक्ट मार्केट हम धारावी में अवेलेबल अगर करना है तो एक कमर्शियल मॉल यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका सीधा फोकस विकास की तरफ, पूरा विकास, हम घर दे के लोगों को सिर्फ गाजर नहीं दिखाना चाहते, करना है तो लोगों का आर्थिक स्तर, उनका जीवन स्तर हम ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, और ना ही सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम करेंगे, लेकिन अगर महिलाएं हैं, पुरुष है, युवा है, इनके लिए हम सारी योजनाएं लाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि 15 अगस्त से जब से हम यहाँ आए, हमने आते आते प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू किया, जिसके माध्यम से लोगों को अकाउंट खोल के मिले, हमने टाई अप किया बैंक ऑफ इंडिया के साथ और हज़ारों अकाउंट यहाँ से खुल के गए। तो ये था पहला हमारी योजना। दूसरी योजना हमने यहाँ पे जब मैं घूम रही थी तो मैं जब महिलाओं के साथ बात कर रही थी तो मुझे बोला गया कि मैडम हमारे पास ना बैंक अकाउंट है, ना हमारे पास LIC पॉलिसी है, और कोई कोई क्षेत्र तो ऐसे है कि महिलाओं को मॉल यानी क्या वो भी नहीं मालूम है। तो वो तो मुंबई में रह के भी उनको मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। सीधा जागरूकता की कमी भी पूरी तरह। और महिलाओं के लिए, मैं महिला होने के कारण मैं देखती हूँ कि अगर मैं आज इतने बड़े पोजीशन पे आके मैं सामाजिक काम में उतरी हूँ तो जो भी मेरी ग्रूमिंग हुई है, मैं मैनेजमेंट कर चुकी हूँ, मैं IBM इंडिया में 12 साल रीजनल हेड करके ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज डिवीजन में मैं काम कर चुकी हूँ। तो एक जब MNC कल्चर से आप काम करके आते हो तो वो हटके होता है, और MNC कल्चर में ऐसा होता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। और आज जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, हम मंगलयान पे भी पहुंच गए हैं, सब कुछ पॉसिबल, तो नथिंग इज पॉसिबल। धारावी का विकास अगर हम चाहे, सरकार चाहे तो सब हो सकता है, और ये मेरा पूरा आत्मविश्वास है कि धारावी अगर बीजेपी जीतती है तो हम यहाँ पे ज़रूर विकास करेंगे। और मोदी जी का ध्यान यहाँ ऑलरेडी हम लोग ने लाया हुआ है। लास्ट टाइम जब श्रीमान वेंकैया नायडू जी यहाँ आए थे, हमने उनको निवेदन भी दिया था, वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, तो हमने उनको कहा था कि अगर मेट्रो यहाँ से जा रही है, मेट्रो 4 धारावी स्टेशन करके जा रही है, तो क्या हम लोगों को दर्शन झोपड़पट्टी का देने वाले हैं? तो ये हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। हम धारावी को मुंबई के पैरेलल में लाना चाहते हैं। यहाँ के लोग गरीब नहीं है, ये सारे लोग खुद अर्न करते हैं, आत्मसम्मान है, लेकिन सालों साल, अभी 1 सेंचुरी से भी ज़्यादा यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो हमको उनको इन्वॉल्व करके, प्लान ड्राफ्ट करके, उनको कॉन्फिडेंस में लेके, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट करके सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा। मैडम, ये तो धारावी की समस्याओं के बारे में सबसे बड़ी बात, जिस समय आप चुनाव में आए, हाँ। शिव सेना और भाजपा की जब युति, तो इस युति के टूटने के बाद आपको कैसा लगता है धारावी? देखिए, वो हमारे मित्र पक्ष है, और हमारे नेतृत्व ने ये कहा है कि हमारी मित्रता तो रहने वाली है। कभी कभी होता है कि जब हम बिजनेस एसोसिएशंस भी करते हैं तो फ्रेंड्स जब एसोसिएट होते हैं और कुछ अनबन हो जाती है तो हम प्रोफेशनली अलग हो जाते हैं, लेकिन मित्रता तो रहती है। तो हम हमारे एंगल से हम काम करेंगे, उनको उनके एंगल से काम करना पड़ेगा। हम जो प्रोसेस ले रहे हैं, हमारा एक सिस्टम है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो धारावी में माहौल है, धारावी इतना मैं घूमी हूँ कि हर जो नागरिक मुझे मिलता है वो मोदीमय है, और हर लोग चाहते हैं कि धारावी में भी कमल खिले और यहाँ का भी विकास जल्द से जल्द हो। मैडम, आखिरी सवाल, आप देखते हैं आपके सामने वर्षा गायकवाड़ मंत्री नहीं है, उनके पिताजी MP रहे, ऐसे में अपने आप को हम खड़ा महसूस करते हैं? 1980 से कांग्रेस यहाँ पे, विथ ओनली एन एक्सेप्शन कि 1995 में बाबूराव माने यहाँ पे जीत गया शिवसेना से। अब ऐसा देखा जाए तो 30 साल कांग्रेस ने यहाँ पे राज किया है। अब 30 साल में अगर कोई राज करता है, 30 साल में तो हम जन्म भी लेते हैं, हम पढ़ाई भी करते हैं, लोगों की शादी भी होती है, कुटुंब भी स्थापित हो जाता है, तो इतना बड़ा अगर आपको हीरा मिल जाता है तो इसमें तो धारावी का नक्शा पूरा बदल जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी, राज्य में भी कांग्रेस सरकार थी और धारावी में भी कांग्रेस सरकार थी। अगर तीनों जगह इनकी कांग्रेस की सरकार थी तो धारावी में ऐसा क्या था जो उनके हाथ में नहीं था, वो कर पाए थे? वो एक होता है कि
is there a will to do it? Where there is a will, there is a way. When there is no will and you just want to do things to show it off to people, then nothing is going to happen. जैसे मैंने कहा कि हमारा फ़र्क बहुत क्लियर है. मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आ रही हूँ. मुझे मालूम है कि अगर टारगेट है तो वो अचीव करना है, और वो अचीव करना है तो सब मशीनरी लगानी पड़ती है. इनकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग थी, मैं उसके ऊपर भाष्य नहीं करूँगी. मुझे ज़्यादा कंपटीशन के बारे में बात नहीं करना है. हम हमारे विश्वास पे ये लड़ाई लड़ने उतरे हैं, और मुझे लगता है जो साथ हमको धारावी वासी दे रहे हैं, और हर एक जन हमको आके कह रहा है कि सामने से आके कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, मनसे के लोग हमारे साथ आ रहे हैं. महिलाएं तो बहुत प्रमाण में मेरे पास रोज आती है कि मैडम हमको भाजपा के साथ लो, हमको अच्छा काम करना है. तो अगर लोगों को अच्छा ही चाहिए, उनको ये विश्वास है कि भाजपा के द्वारा धारावी का विकास पूरी तरह हो सकता है, और उनको मुझ पे अगर विश्वास आ जाता है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल. एज आई सेड, वी विल मूव अहेड. और मोदी जी के सहकार्य से, हमारे राज्य के जो नेतृत्व है उनके सहकार्य से धारावी का 100% हम लोग विकास करके भी दिखाएंगे. मैं कतरा होकर तूफानों से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समुद्र की जिम्मेदारी है. मैं वो चिराग हूँ जिसका तूफानों से टक्कर है. बस हौसला और दुआ आपकी जिम्मेदारी है. हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता दिव्या ढोलो जी बात कर रही थी. उन्होंने धारावी के तमाम पहलुओं पर मुझसे चर्चा की, जिसमें खास तौर से धारावी पे किस तरह से राजनीतिक पार्टी यहाँ के लोगों को गुमराह कर रही है. उन्होंने ये भी बताया कि धारावी को केवल घर अच्छा देना ही नहीं, धारावी के लोगों को विकास के साथ साथ ऐसी धारावी स्थापित करना है जहां से एक मॉडल निकल के आए और हिंदुस्तान के पटल पर धारावी कहीं न कहीं अपनी अलग छाप छोड़ के जाए. धारावी की उन गलियों को भी हम आपको दिखाएंगे जहां लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. ये वो धुआं नहीं जो लोगों के घर के चूल्हों से निकल रही है. ये वो धुआं है जो लोगों के घर के चूल्हों को जलाती है. ये दृश्य है कुम्हारवाड़ा धारावी मुंबई के शाम के वक्त की, जहां 4 से 7 बजे तक लोग अपनी भट्टी का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए करते हैं. 18वीं शताब्दी में गुजरात के सौराष्ट्र जिले में सूखे के दौरान कुम्हार समाज सौराष्ट्र से मुंबई आया और धारावी में बस गया. आज उस बस्ती को कुम्हारवाड़ा के नाम से जाना जाता है. आज लगभग 1500 कुम्हार परिवार अन्य समाज के लोगों के साथ 12 एकड़ की ज़मीन में रह रहे हैं. कुम्हारवाड़ा में 5 गलियां हैं. हर गली में लगभग 20 से ज़्यादा मिट्टी के बर्तन बनाने की भट्टियां हैं. इन भट्टियों के आसपास बच्चों का खेलना, महिलाओं का घर का काम करना, पुरुषों का अपना व्यवसाय करना, ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है. जहाँ कांताबेन जैसी बुजुर्ग महिलाएं भी अपना काम सूरज की पहली किरण के साथ शुरू कर देती हैं. उनका योगदान पुरुषों के समान या शायद ही कहीं उनसे ज़्यादा ही होगा. सुरेंद्र कुमार जैसे उत्तर भारतीय कुम्हारवाड़ा के बस्ती में पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं. वो दैनिक वेतन पर काम करते हैं. ये दिन में 2-3 कुम्हार परिवार के साथ काम करके 100-200 रुपये कमा लेते हैं. भारतीय महिलाएं जो रसोई के कामों में निपुण मानी जाती हैं, जिस तरह वो आटे को गूंथकर रोटी बनाती हैं, उसी तरह वो महिलाएं मिट्टी को गूंथकर मिट्टी के बर्तन बनाने में महत्वपूर्ण काम करती हैं. एक मिट्टी के गोले का उन्हें 2-3 रुपये मिल जाते हैं. एक दिन में वो 80 से 100 गोले बनाती हैं. बदलते ज़माने के साथ आज कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते वक्त अपना पारंपरिक चाक इस्तेमाल नहीं करते. वे अब बिजली पर चलने वाले चाक का इस्तेमाल करते हैं. मिट्टी के बर्तन बड़ी मात्रा में बनाने के बाद कुम्हार घर के पीछे की खुली जगह का इस्तेमाल उसे सुखाने के लिए करते हैं.
उनकी अगली प्रक्रिया मिट्टी के बर्तनों को आग से पकाना होता है। भट्टी को जलाने के लिए वह सूती ऊन, पुराने कपड़ों के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। पूरे परिवार की कड़ी मेहनत के बाद ये बर्तन बाजार में बेचने के लिए तैयार होते हैं। कुम्हारवाड़ा के लोगों के अनुसार धारावी रीडेवलपमेंट प्लान में मिलने वाली जगह से उनके व्यवसाय को कोई फायदा नहीं है। जब तक कोई सरकारी एजेंसी इनकी मांगों को लिखित रूप में स्वीकार नहीं करेगी, तब तक ये लोग किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब मैंने कुम्हारवाड़ा के लोगों की पुनर्विकास के बारे में राय पूछी, तब उन्होंने कहा कि हम आर्थिक विकास हमारा नहीं होगा तो हम मानसिक विकास की तरफ जा नहीं सकते। जब हमारा धंधा ही नष्ट हो जाएगा, हमारी कला ही नष्ट हो जाएगी, तो मानसिक अवस्था हमारी खत्म हो जाएगी। इंसान को 3 चीज आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान दे दोगे लेकिन रोटी और कपड़ा कहाँ से लाएंगे, कमाएगा ही नहीं। अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। मुझे अब दीजिए इजाजत। देखते रहिए मुंबई टुडे।